कॉलेज टाइम पे ऐसा कुछ प्रीति वाला सीन रहा है? वो मोस्ट ऑफ लोग आपको इंस्टीट्यूट में शायद उसी के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। शाहिद कपूर की मूवी आई थी कबीर सिंह, उससे काफी मिलती जुलती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर शहजाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट दी मिशन सेहत में, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो आइए जानते हैं डॉक्टर शिवराज की कहानी इन्हीं की जुबानी। हेलो सर। हेलो, नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए। और जी, मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जी, और मेरा एक्सपीरियंस ये फील्ड में लगभग अभी 25 साल के ऊपर हो गया है। और मैं पेशेंट्स की सेवा में 25 साल से हूँ इस फील्ड में। तो सर ये 25 साल आपके कैसे रहे? बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरे रहे या हंसी खेलते गुजर गए? नहीं, ऊपर वाले की दया से ये बहुत अच्छे साल गुजरे जी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे MBBS के टाइम से लेके तो अब तक मुझे ऐसी कोई मेजर परेशानी नहीं आई। और अगर मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूँ तो मैं कोई पहला डॉक्टर नहीं हूँ हमारे जी, घर जी। में। अच्छा, यानी ये परंपरा शुरू होती है मेरे नाना से। ओके। तो मेरे नाना आप बोल सकते कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर डॉक्टर है। थे। जी, जी, जी। तो अंग्रेज़ों के ज़माने के डॉक्टर थे वो। जी, और उन्होंने GMC नागपुर जो है, जो 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था, जी, तो वो पहले या दूसरे बैच के विद्यार्थी थे। विद्यार्थी थे। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी डॉक्टर है जो MD मेडिसिन है। मेरी माताजी भी गायनेकोलॉजिस्ट है जो प्रैक्टिस करते हैं। और मेरी बुआ भी डॉक्टर है। तो मेरा डॉक्टर बनना किसी के लिए कोई नया नहीं विशेष था। सरप्राइज नहीं था। बट मैं बन गया डॉक्टर। मेरा GMC नागपुर से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से मैंने MBBS की डिग्री हासिल की है। जी, जी। और उच्च शिक्षण के लिए मैं PG करने के लिए मुंबई में गया हूँ। तो 3 साल मेरा MS ऑर्थोपेडिक्स मुंबई से हुआ है और उसके बाद में मैं पेशेंट्स की सेवा में बरकरार हूँ। तो ऑर्थोपैडिक ही क्यों सर? और भी फील्ड थी? एकदम बराबर, और भी अच्छी अच्छी फील्ड्स थी, लेकिन मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो थोड़ा ऑर्थोपेडिक्स की तरफ ज़्यादा था। जी, और हम देखते हैं कि फ्रैक्चर्स के पेशेंट रहते हैं या बाकी जो घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो काफ़ी पेशेंट्स तकलीफ में रहते हैं। और अगर आपको सही टाइम पे उनका इलाज किया जाए तो पेशेंट्स का जो सेटिस्फैक्शन रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो वो मुझे वो सेटिस्फैक्शन पेशेंट्स के चेहरे पे देखना था। और हमारे जो सीनियर्स थे जो ये फील्ड में काम कर रहे थे वो उनके एक्सपीरियंस बताते थे। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्लास्टर लगाना हो गया या किसी हड्डी को सेट करके उसका कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन किया तो पेशेंट्स दूसरे दिन से एकदम उसके चेहरे पे खुशी दिखती थी, दर्द कम हो जाता था। तो इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो मैंने फिर ये फील्ड चुनी। तो अब कई बार रहता है कि भाई प्रेशर तो नहीं था मेडिकल फील्ड में आने का, अब आपका बैकग्राउंड ही वैसा है, तो ये क्वेश्चन नहीं हमारा नहीं, गलत है। कोई प्रेशर नहीं था। ये मेरा खुद का चॉइस है और मैं आप बहुत उसको खुश एंजॉय हूँ। करते हो? यस यस, बिल्कुल। सर हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जिसको हम हेयर लाइन फ्रैक्चर्स बोलते हैं। तो ये फ्रैक्चर क्या नेचुरली हील हो जाते हैं या हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए इस टाइप के फ्रैक्चर्स में? हेयर लाइन फ्रैक्चर यानी हड्डी तो टूटी है। जी, फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूट जाना, टूटना। ब्रेक होना। यस। अगर वो हड्डी टूट के उसी जगह पे है तो उसको हम हेयर लाइन बोलते हैं, क्योंकि एक फेंट ऐसी लाइन दिखती है बाल जैसी, इसलिए उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। 99% केसेस में अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो वो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाता है। और खास तौर पे बच्चों में अगर मान लो थोड़ा बहुत हड्डी खिसकी भी है या हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो सिर्फ उसको प्लास्टर लगा के ही ट्रीट किया जा सकता है। बड़ों में भी काफ़ी सारे टाइम पे ऐसा देखा है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर्स को सिर्फ प्लास्टर और इमोबिलाइजेशन के सहारे से ठीक किया जाता है। कुछ कुछ लेकिन ऐसे फ्रैक्चर्स रहते हैं, जैसे कि हिप बोन का फ्रैक्चर हो गया, जो हेयर लाइन भी रहा तो भी उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन करो। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के बहुत फायदे हैं। ऑपरेशन से एक फायदा यह है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी चलता फिरता किया जा सकता है, जल्दी उसका recovery हो मोबिलाइजेशन जाएगी। बढ़ता है। और एक गारंटी हम दे सकते हैं कि जो फ्रैक्चर है वो आगे जाके मूवमेंट के हिसाब से खिसकेगा नहीं, क्योंकि उसको रॉड और स्क्रू फिक्स करके रखते हैं। तो पेशेंट अगर उठता भी है, चलता भी है, तो भी वो खिसकने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और फ्रैक्चर सही जगह से सही जगह पे जुड़ता है और कम समय में रिकवरी पॉसिबल होती है। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर्स को बहुत बार हम लोग सिर्फ प्लास्टर से ही ठीक करते हैं। सर ऐसे केसेस जो बहुत ज़्यादा आपको फनी लगे हो
ऐसी जगह की बोन टूट गई हो जो थोड़ा सा पेशेंट को बताने में भी दिक्कत जा रही हो, ऐसे केसेस आएगा भी आपके पास? ऐसे केसेस कम ही आते हैं, लेकिन यूजुअली टेलबोन फ्रैक्चर होता है तो ये पेशेंट के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो बैठने में बहुत दर्द देता है। अब बैठना तो पड़ेगा ही ना, आदमी 6 हफ्ता तो खड़ा नहीं हो सकता, तो वो एक पेशेंट को थोड़ा सा एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, हमको समझाने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को कन्विंस करने में ही तकलीफ जाती है हमको, कि भाई तुमको सही में फ्रैक्चर हुआ है और इसको इलाज की ज़रूरत है। तो पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं, लेकिन एक्सरे में तो नहीं दिख रहा, क्योंकि रिपोर्ट में कई बार मिस हो जाता है और डॉक्टर को गलत समझते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं कि ये डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर नहीं है, आप कैसा बोल रहे हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत फनी किस्से हो जाते हैं, बट ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस से चलता है। सर, ऐसी कौन सी एज है जहाँ पे इनकेस कोई फ्रैक्चर होता है तो हमें थोड़ा सा उसके लिए सोचना होता है, या फिर अवॉइड करें तो बेटर होगा? जी, ऐसे कंडीशंस आते हैं प्रैक्टिस में। जैसे मान लो काफ़ी एजेड पेशेंट है जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं जिनमें काफ़ी सारे बाकी बीमारियां रहती हैं, जैसे हार्ट के प्रॉब्लम रहते हैं, शुगर रहता है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे हमको एक्सरे करना भी मुश्किल हो जाता है। और कई बार बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं जिनमें हमको लगता है कि अगर कोई मेजर ऑपरेशन करना है या एनेस्थेशिया देना है तो पेशेंट के सेहत के ऊपर उसका बहुत बुरा असर गिरेगा, क्योंकि ब्लड लॉस होता है ऑपरेशन में एनेस्थेशिया में बीपी कम ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और अगर जनरल एनेस्थेशिया दे रहे हैं, जैसे पूरा बेहोश कर रहे हैं, तो फिर लंग्स पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब हमको जो जांच है वो पहले करवा के एक असेसमेंट करना पड़ता है कि रिस्क कितनी है। और अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है और फायदे बहुत कम है तो फिर ऐसे कंडीशन में हम ऑपरेशन नहीं कर पाते। लेकिन अगर रिस्क कम है या मॉडरेट रिस्क है लेकिन ऑपरेशन के फायदे बहुत हैं, तो फिर हम लोग पेशेंट्स के साथ में या उनके रिलेटिव्स के साथ में सलाह मशवरा करके फिर ऑपरेशन करना है या नहीं करना है उसका डिसीजन ले सकते हैं। आपकी जो छवि है, मुझे जो एक हमारे शाहिद कपूर की मूवी आई थी कबीर सिंह, उससे काफी मिलती जुलती है। वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और आप भी वही फील्ड से हो। जी जी जी। तो मुझे तो एक्चुअल मोस्ट ऑफ लोग आपको इंस्टीट्यूट में शायद उसी के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। तो कभी आपका ऐसा कुछ कॉलेज टाइम पे ऐसा कुछ प्रीति वाला सीन रहा है? नहीं, ऐसा कोई प्रीति वाला सीन तो नहीं रहा, बट शुरुआत से ही मैं थोड़ा सा ऐसा राउडी किस्म कर रहा हूँ। और अगर कोई गलत काम कर रहा है जी। या गलत तरीके से कर रहा है या जैसा बताया वैसा बराबर नहीं कर रहा, तो फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ और वो फिर वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा हो जाता है। बट बाकी टाइम पे तो काफ़ी हंसी और खुशी का माहौल रहता है सबके साथ में। हमारे दोस्त लोग भी है और MBBS के ज़माने से दोस्त है, वो अभी भी साथ में है, और काफ़ी सारे लोग जो मिलते गए उनसे भी दोस्ती होती गई। तो कबीर सिंह वाला तो थोड़ा बहुत है, बट प्रीति वाला कोई चक्कर तो नहीं रहा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो शादी हुई डॉक्टर प्रियंका, वो भी एक ऑर्थोडोंटिस्ट है, दांतों को क्लिप्स लगा के सीधा करने का उनका प्रैक्टिस है और नागपुर में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मेरे साथ में 2008 से हम मैरिड हैं और ऊपर वाले की दया है कि 2 बच्चे हैं, एक पार्थ है, एक मंजरी है, दोनों स्कूल में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और बस है खुशी वाली लाइफ। जी बिल्कुल। सर, एक एज आती है फीमेल्स में जिसको आफ्टर मेनोपॉजल एज बोलेंगे, तो उसमें ज़्यादा चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं फ्रैक्चर होने के, या ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मेनोपॉज में ये होता है कि काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और मेंसेस बंद हो जाती है, और हार्मोन्स जो है बॉडी में वो रेगुलेट करते हैं अपने बोन्स के स्ट्रेंथ को। कुछ हार्मोन्स रहते हैं जो बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं और कुछ हार्मोन्स रहते हैं जो बोन्स को वीक बनाते हैं। तो जब नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से मेनोपॉज हो जाता है या माहवारी बंद हो जाती है, ये यूजुअली 40, 45, 50 साल के बाद में यूजुअली होता है नॉर्मली। तो उसके बाद में हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा बहुत बोन्स का स्ट्रेंथ कम होना चालू हो जाता है।
उसमें अगर मान लो कोई बच्चा गिर जाता है, जैसे बच्चे आमतौर पे खेलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो उनको फ्रैक्चर नहीं होता। कितने बार बच्चे गिरते हैं, हम लोग भी खेलते खेलते गिर गए होंगे, बट फ्रैक्चर नहीं होता। लेकिन अगर एक उम्र के बाद में, जैसे मान लो 55-60 साल के बाद में, आपने भी नोटिस किया होगा किसी के घर में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा, तो मामूली घर में भी अगर गिर गए तो भी उनको मेजर फ्रैक्चर हो जाता है। ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि उम्र के हिसाब से या न्यूट्रिशन जो हम खान पान है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रहा, गड़बड़ रही, या कैल्शियम या विटामिन डी की कमी रही तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और अगर कमजोर हड्डी है तो उसपे थोड़ा भी मार लगा तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौवे का बैठना और डाली का टूटना वैसे। जी, बराबर, एकदम बराबर। तो मेनोपॉज के बाद में थोड़ा सा फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो सर इस टाइप के चीज़ों में या इस टाइप की एज में हमें क्या मेडिसिन लेनी चाहिए रेगुलर टाइम पे, चाहे वो उस फेज में हो या ना हो? जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, और मैं तो बोलूँगा कि ये एज में नहीं, हम लोग शुरुआत करते बचपन से ही। अब जैसे एक बच्चा है जिसको सही खुराक मिल रही है, उसको प्रोटीन्स बराबर मात्रा में मिल रहे हैं, उसको कैल्शियम बराबर मिल रहा है, उसको आयरन बराबर मिल रहा है, उसको बाकी के जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो बराबर मिल रहे हैं, और एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट सब बराबर मिल रहा है, तो उसकी ग्रोथ एक सही तरीके से होगी। और साथ ही साथ में बच्चे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खेलकूद में भी एक्टिव में है, स्पोर्ट्स में है, एक्टिव है, तो एक नेचुरल बूस्ट मिलता है। और बच्चे की हाइट भी सही तरीके से डेवलप होंगी, बच्चे की हेल्थ भी सही तरीके से डेवलप होंगी, और साथ ही साथ उसकी हड्डियां भी सही तरीके से मजबूत होंगी। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां इलास्टिक रहती है, यानी उनमें एक लचक रहती है, इसलिए बच्चे की हड्डियां कई बार ऐसी बेंड हो जाती है लेकिन टूटती नहीं, गीली टहनी की तरह। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे हड्डियों में सख्तपन आते जाता है, वो धीरे धीरे कड़क होना चालू हो जाता है। और बचपन यानी बर्थ से लेके, जन्म से लेके, तो मान लीजिए 20 से 25 साल तक उम्र की, वो हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है, वो कम नहीं होने वाली, वो बढ़ते जाएगी। और एक टर्म है हमारे इसमें लैंग्वेज में, साइंस में, पीक बोन मास, PBM, यानी पनीर बटर मसाला नहीं, पीक बोन मास। तो पीक बोन मास क्या रहता है कि कोई भी इंसान के उम्र में उसकी हड्डियां उस टाइम पे सबसे ज्यादा मजबूत है। ओके, एक स्टेज आती है। हाँ, तो बच्चा पैदा हुआ, उसकी बोन स्ट्रेंथ बढ़ते 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 मान लो ये लेवल पे आ गई, और ये वो बच्चा है जिसको सही खुराक मिली, सही एक्सरसाइज किया, सनलाइट एक्सपोजर अच्छा रहा, सब डेवलपमेंट बढ़िया हो गई। दूसरा बच्चा है वो मालनरिश्ड है, कुपोषित जिसको बोलते वो है। अब उसको सही मात्रा में सब चीजें नहीं मिल रही, तो उसका पीक बोन मास बढ़ते 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 25 साल में यहां तक आ जाएगा। ठीक है, फिर ये उम्र के बाद में आप कुछ भी करो, वो नहीं, आपका बोन डेंसिटी धीरे 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 कम होने वाला है। आप कितना भी कैल्शियम खाओ, आप कितना भी एक्सरसाइज करो, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जाएगा जब तक वो पूरा आदमी बूढ़ा नहीं हो जाता। तो ये बच्चा यहाँ पे है और ये बच्चा यहाँ पे है, तो ये 25 साल की उम्र तक है। फिर जब ये दोनों 60 साल पे आ जाएंगे, तब जो बच्चे को अच्छी खुराक मिली वो यहाँ रहेगा, लेकिन जो बच्चे को नहीं मिली वो यहाँ रहेगा। तो ये अगर गिर गया तो इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये अगर गिरा बच्चा जो अभी बूढ़ा हो गया है उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि बच्चों की खुराक पे और बच्चों की बोन हेल्थ पे अपने को ज्यादा ध्यान देना। आइडियल एज वही है जहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, टारगेट देम यंग, हम बोलते टारगेट देम यंग। बूढ़े आदमी को विटामिन डी और कैल्शियम देने में इतना फायदा नहीं, फायदा जरूर है, लेकिन इतना नहीं है जितना बच्चों को देने में है। तो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बच्चों की तरफ खास ध्यान देना जरूरी है। सर इसमें जो एक थी कोई मिल गया मूवी, जो धूप को लेके, सन एक्सपोजर को लेके था, तो उसकी क्या रियलिटी सच में कितनी है और सच में क्या इम्पैक्ट डालती है वो सब चीजें? बिल्कुल है, धूप हमारे जीवन में बहुत अहम रोल अदा करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी धूप हमको मिलनी चाहिए
उतनी हम ले नहीं पाते, नहीं। उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। कैसे? अभी मान लो आप बोलेंगे कि मुझे विटामिन डी की जो जरूरत है वो पूरी धूप से ही पूरी करनी है, नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 90% बॉडी सरफेस एरिया, जो आपका बॉडी का सरफेस एरिया है, जितनी स्किन है, उसका लगभग 90% आपको सनलाइट को एक्सपोज करना पड़ेगा फॉर 15 to 20 मतलब सिर्फ मिनट्स। आपको अंडरवियर पहन के बैठना है। एकदम सही, एकदम सही। तो अंडरवेयर पहन के बैठना है, और दूसरा उसका कंडीशन है कि आपका स्किन गीला चाहिए। ओके। हाँ, यानी एक तो पसीने से गीला चाहिए या पानी से गीला चाहिए। और सनस्क्रीन? सनस्क्रीन तो बिल्कुल नहीं, फिर तो वो रेज expose मिलेंगे नहीं नहीं होगा, ना। वो हाँ, sorry, तो रॉ स्किन चाहिए, वेट स्किन चाहिए, और 90% एक्सपोज चाहिए, और 15 से 20 मिनट तक। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग मान लो खेतों में चले जाते थे, शर्ट निकाल देते थे, अपनी लुंगी बांध के काम करना चालू हो जाते थे, और वो 2-3 घंटा काम कर लेते थे। तो उनको जरूरत से ज्यादा सनलाइट मिलता था और जरूरत से ज्यादा विटामिन डी उनके बॉडी में तैयार हो जाता था। अभी हम लोग निकलते हैं सनस्क्रीन लगा के और फुल शर्ट, अब मेरे तरफ ही देख लीजिए, फुल शर्ट पहना है, फुल पैंट पहना है, सॉक्स पहने हैं, और कार में आए। और कार में आए हैं, और जो बाइक पे भी कभी हम घूमते हैं तो हेलमेट लगा के, यस। तो सरफेस एरिया उतना एक्सपोज ही नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा एक विरोधाभास है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे सनलाइट इतना रहता है, 12 महीने सनलाइट रहता है, कुछ 4-5 दिन अगर मान लो बारिश आ गई वो छोड़ के तो सनलाइट तो निकलता ही है, फिर भी इंडिया में 80% जनता जो है उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो ये बहुत अहम पार्ट है। तो अगर मान लो आपको सब नेचुरल तरीके से करना है तो फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं है। ऑफिस में काम करते हैं, एसी कंडीशन में काम करते हैं, बाहर भी जाते हैं तो फुल पैंट, फुल शर्ट, सॉक्स, शूज और ग्लव्स और सब पहन के जाते हैं, तो उतना सनलाइट हमको नहीं और मिल मुझे पाता। लगता है कुछ कैल्शियम की सप्लीमेंट इजीली अवेलेबल भी है, जैसे शेल कैल या और जो भी ब्रांड्स है, तो इसको हम क्या डोज में और कैसे ले सकते हैं जो सेफर हो हमारे लिए? बराबर। कई बार हम लोग बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट चालू कीजिए, तो वो बोलते नहीं, मैं तो दूध पीती हूँ या पीता हूँ, या मैं तो ये खाता हूँ, बाकी की चीज़ें भी हमारे डाइट में रहती है, तो मैं तो नेचुरल तरीके से ही कैल्शियम लूँगा। तो अगर मान लो आपको कैल्शियम की डेली की रिक्वायरमेंट सिर्फ दूध से पूरी करनी है, तो आपको 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा। तो 2 लीटर दूध तो पूरा घर में मिला के कोई नहीं पीता दिन में, तो वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और 2 लीटर दूध पियेंगे तो फिर वो इंडाइजेशन हो जाएगा, बाकी के इशू होते हैं। काफी सारे जो नेचुरल फूड्स है उसमें रहता है कैल्शियम काफी मात्रा में, जैसे फ्रूट्स में बट और भी तो चीजें रहती है उसमें। बाकी चीज, डायबिटीज है तो मीठे फ्रूट नहीं खा सकते, और पनीर कितना खाएंगे, रोज तो नहीं खा सकते, तो लिमिटेशंस काफी रहते हैं। और दूसरा कैल्शियम का प्रॉब्लम है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत तकलीफ देने वाला है। जैसे आप मान लो 1 ग्राम कैल्शियम खाओगे तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ 50 से 60 मिलीग्राम का होगा, बॉडी तो उतना पूरा वो एक्सक्रीट कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो इसलिए हम लोग बहुत बार पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लो। उसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं, तो उसमें जो सबसे सेफ है वो और एब्जॉर्ब करने में अच्छा है, और जो इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, कैल्शियम कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होता है, वो यूजुअली कैल्शियम सिट्रेट मैलेट नाम का एक कंपाउंड है, उससे बहुत कम होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से ये सब प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैल्शियम खाएंगे तो किडनी स्टोन हो जाएगा, या फिर किडनी स्टोन वाले पेशेंट बोलते हैं कि मेरे को तो स्टोन है, कैल्शियम है लेकिन नहीं, हाँ, तो कैल्शियम किडनी स्टोन नहीं कॉज करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टोन रहते हैं किडनी के, वो ऑक्जेलेट या यूरेट के रहते हैं, तो वो कैल्शियम में उसको गुनहगार करने की जरूरत नहीं है। और पानी कम पीने से किडनी स्टोन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैल्शियम लेने के फायदे बहुत है और स्टोन होने के खतरा निग्लिजिबल है। तो ये एक दूसरा जो मिथ है, गैर समझ है, वो थोड़ा सा मैं दूर करना चाहूँगा लोगों में। सर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर लूट मार को लेके। जैसे एक पेशेंट थे हमारे, उनके पैर पे रिसेंटली ट्रॉमा था या जो भी एक्सीडेंटल केस था, तो कुछ स्वेलिंग थी जी, तो उसमें डॉक्टर साहब ने इनको 2-3 दिन रुकने के लिए कह दिया। तो इसमें सच में कोई डॉक्टर का फायदा था या पेशेंट का फायदा था? नहीं, इसमें पेशेंट्स का ही फायदा रहता है, और मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती किसी को पैसा लेने के लिए ऐसा कोई करेगा। स्वेलिंग में क्या होता है, स्वेलिंग का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ऑपरेशन करने से परहेज करते हैं,
अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, स्वेलिंग क्यों आता है? मान लो चोट लग गई, तो अंदर की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती है वो फूट जाती है, रप्चर हो जाती है, वहां ब्लीडिंग हो जाता है। और अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो उतना वो स्वेलिंग बढ़ेगा। और ये सिर्फ स्वेलिंग आपको बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी चोट उससे भी गहरी है। तो जब हम ऑपरेशन करेंगे, मान लो कुछ रॉड डालना है, प्लेट डालनी है, स्क्रू डालना है, फिक्स करना है अंदर से, तो हमको पूरा वो स्किन काटना पड़ेगा, हमको मसल्स काटने पड़ेंगे, मसल्स को बाजू करना पड़ेगा, बोन्स के पास पहुंचना पड़ेगा, प्लेट स्क्रू डालनी पड़ेगी। तो प्लेट ना का भी एक थिकनेस रहता है, वो और मोटापा बढ़ा देगा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। हाँ, तो स्किन क्लोज करने में तकलीफ होती है। और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ते रहा तो फिर जो टाके लगाए हैं उनमें गेपिंग हो जाता है, फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हीलिंग डिले हो जाता है, ज्यादा दिनों तक एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ेगी, इमोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट्स को आज नहीं समझेंगे। ये हम पिलो का एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अंदर जितना कपास हाँ, या तो कपूस भरेंगे वो उतना स्ट्रेच होगा, फूलती जाएंगी, कड़क होते जाएगी, उसकी वो जो कपड़े पे वो स्ट्रेस आएगा, कपड़ा फट जाएगा। यस। तो ये सब प्रॉब्लम वो डॉक्टर्स को पता रहता है। इसमें पेशेंट की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो पहली बार फ्रैक्चर हुआ है, बट हमने तो ऐसे 100 केसेस देख लिए थे। तो एक आइडिया दिमाग में आ जाता है कि नहीं, 2-3 दिन रुकना सेफ रहेगा, स्वेलिंग कम हो जाती है तो हम ऑपरेट करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, बट इसमें मुझे लगता है कि पैसे के लिए कोई नहीं करेगा, और पेशेंट को पहले ध्यान में रखते हुए हम जो भी है वो सलाह दें। सर, आपका एक हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट वाला भी देखा है, आप जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करते हो। जी। और आप बहुत एक्सपर्ट हो, क्योंकि हमने आपके फॉरेनर्स के पेशेंट्स भी देखे हैं ऐसे, जो आपने बहुत अच्छे से ट्रीट किए, और आपके काफ़ी अच्छे फीडबैक हमको मिले हैं। सो इसलिए मैं आपके लिए काफ़ी अप्रोच कर रहा था कि आप आओ और हमारे व्यूवर्स को कुछ थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सो ऐसे क्या एज फैक्टर होते हैं, या ऐसी क्या चीज़ें होती है जिसे हमें उससे बचना चाहिए और ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना आए? जी, जैसे मैंने बताया, बचपन से ही शुरुआत करें, सही पोषण, सही आहार और रेगुलर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है या कोई फैंसी एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल वॉकिंग से शुरुआत करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो फिर आप धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग पे जा सकते हैं। साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, धूपकाले में स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है, और अगर आप जिम में जा सकते हैं तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। और नॉर्मल जो सूर्य नमस्कार वगैरह रहते हैं वो भी आप घर में भी कर सकते हो। ये हो गया एक्सरसाइज, डाइट। तीसरा है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना होने देना। वो आइदर आप खाने पीने की तरफ ध्यान दें, या फिर आप सप्लीमेंट्स लें, जो काफ़ी सस्ते में और बहुत ही ईजी है खाना, कोई उसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और तीसरा है कि मान लो जैसे आपको बाकी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड की बीमारी है, या फिर डायबिटीज़ है, या और कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे काफ़ी लोगों को कुछ एलर्जी रहती है, स्किन की एलर्जी बोलो या अस्थमा बोलो, तो उनको डॉक्टर्स स्टीरॉयड चालू करते हैं। या फिर किसी को अगर मान लो मिर्गी के दौरे आते हो, तो जो एपिलेप्सी के ड्रग्स रहते हैं मिर्गी रोकने के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हड्डियों को नुकसान होता है। तो वो रोकने के लिए आप डॉक्टर का सलाह मशवरा करके जो भी सप्लीमेंट्स है वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सही पोषण, सही एक्सरसाइज, और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, बोन हेल्थ के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सबसे ज़रूरी है। तो सर एक क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों का रहता है। मैं तो बाय बर्थ माशाल्लाह काफ़ी 6'2" मेरी हाइट है, तो मुझे तो कभी ये कमी महसूस नहीं हुई, बट काफ़ी मदर्स या पेरेंट्स इस टाइप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हाइट को लेके। तो ये क्या नेचुरली होती है, या हम इसको बूस्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके क्या एलिमेंट्स है जिससे हम कर सकते हैं? इसमें दोनों बातें हैं जी। बहुत सारा एलिमेंट नेचुरल भी रहता है जी, और काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे खान पान पे या बाकी न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करती है। और स्पेशली जो फादर की हाइट है वो हम लोग आगे जेनेटिकली ये करते हैं। एक लिमिट के ऊपर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको ये ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके गलती की वजह से हाइट कम ना रह जाए। जैसे कि अगर मान लो कोई बच्चा को बराबर खाना पीना नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा, तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर वो सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी हाइट उतनी नहीं बढ़ पाएगी। तो ये दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हाइट यूजुअली जो जेनेटिक फैक्टर है उस पर ज़्यादा डिपेंड रहती है।
लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों में हाइट थोड़ी कम थी और माँ बाप आए और उसको हमने कुछ सप्लीमेंट्स चालू किए और उसको फिजिकल एक्टिविटी में डाला। तो 1-2 साल में उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि ये बच्चे की इतनी हाइट height पहले की इतनी होगी। थी और इतनी। तो फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन एक लिमिट के ऊपर नहीं पड़ेगा वो। कई बार ये मिथ रही है सर कि जिम एक कम एज से स्टार्ट कर दे तो हाइट रुक जाती है, क्या ये इफेक्ट है? नहीं 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 ऐसा कोई नहीं impact नहीं नहीं? नहीं, कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए अच्छी है। आप आउटडोर में करें, इंडोर जिम में करें, कहीं पे साइकिलिंग, स्विमिंग जैसे मैंने बताया, तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर आपकी पार्टीज, ये आपके एक होता है ना माइंड फ्रेश करने वाला पार्ट, तो आप यस कैसे यस आप खुद को मोटिवेट करते हो? जी। क्योंकि आपका जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा पैक है, बहुत ज़्यादा फिक्स है, सो इसको आप कहीं ना कहीं तो रिलीज करते होगे, जी तो आपकी बिल्कुल पार्टीज में आप बिल्कुल। क्या करते हो और कैसे? पार्टीज तो होती है, बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं, जैसे दोस्तों के साथ में गेट टुगेदर रहता है, जी जी जी। या हमारे जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनके साथ में पार्टीज होती है। तो पार्टी में तो सब होता है और सब तरह के लोग मिलते हैं। यस और हमारे जैसे स्कूल के भी कुछ दोस्त हैं, यस तो जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर है। यस यस। तो कई सारे लोग, कोई इंजीनियर है, तो कोई बिजनेसमैन है, तो किसी का कुछ शॉप है, किसी कोई और काम कर रहा है। तो सब तरह के लोग हमारे दोस्त हैं और दोस्तों के साथ में मिलने में एक अलग ही मज़ा है। और जो एक टेंशन रहता है दिमाग पे, पेशेंट्स का टेंशन रहता यस है या हाँ, बाकी चीज़ों का टेंशन रहता है, तो वो रिलीज करने के लिए मुझे लगता है कि आदमी ने करना चाहिए। इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशली एक्टिव रहना चाहिए, उन्होंने दोस्त बनाने चाहिए। और जैसे हम अभी जो एमबीबीएस के टाइम के हमारे पुराने दोस्त थे, जी 2-3 जो खास दोस्त रहते हैं हर जी एक जी। के, जो जिंदगी भर साथ रहते तुम्हारे, तो हम 2-3 लोगों ने मिलके एक ऐसा बनाया है कि साल में एक ना एक बार हम लोग कहीं नागपुर के बाहर घूमने जाएंगे, फिर कहीं पे भी हो, वो बढ़िया आजू यस। बाजू में हो या बाहर में हो या फॉरेन में जा सकते हैं। तो हम साल में एक बार ज़रूर आउटिंग करते हैं। और फिर तो बाकी महीने में एक आध बार हमारे ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की मीटिंग रहती है, उनमें मुलाकात हो जाती है, छोटी मोटी बातचीत पार्टी हो जाती है, बाकी दोस्त लोगों के साथ में हो जाती है, तो चालू रहता है। और ऐसा करना चाहिए, हर एक ने करना चाहिए। सर अभी इस ऑर्थोपेडिक फील्ड में कितना सेचुरेशन रह गया है, और अगर कोई स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक में इंटरेस्ट लेता है तो उसको इस फील्ड में आना चाहिए? ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में ही काफ़ी सैचुरेशन सेचुरेशन हो है गया है, यस। क्योंकि कॉलेजेस बहुत है और जितना चाहिए उतना अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिलता नहीं है। मिल रही है। और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप देखोगे तो जो भी अगर मान लो एमबीबीएस या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, सुपर स्पेशलाइजेशन करता है, तो नेचुरली उसकी एक टेंडेंसी रहती है कि वो किसी बड़े शहर में सेटल हो जाए। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मुंबई, पूना, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, ऐसे अकोला, ऐसे गिने चुने बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे इस टाइप के डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई अगर कोई छोटे मोटे गांव से भी कोई होशियार लड़का आ रहा है जो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो गांव में जाके सेटल होना पसंद नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि किसी बड़े सिटी में आए। तो ऐसा हो रहा है कि अभी बड़े सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गया है। लेकिन वहीं आप टायर 2 टायर 3 सिटी में जाएंगे, जैसे नागपुर से मान लो 100 किलोमीटर दूर में कोई छोटा मोटा शहर है जो नागपुर जितना बड़ा नहीं और एकदम गांव भी नहीं गाँव है, भी नहीं यस। तो वहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। अगर आप वहाँ जाके अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो नेचुरली आप जल्दी ही उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ नागपुर में पहुंचने को सालों लग जाएंगे। तो हाँ, सैचुरेशन डेफिनेटली है, बट वो मेनली बड़े सिटीज़ में है। और अगर आप छोटे सिटीज़ में जाना प्रेफर करते हो तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। और रही बात ऑर्थोपेडिक्स की, तो ऑर्थोपेडिक्स में भी सैचुरेशन आ रहा है, क्योंकि रोज़ हर साल नए नए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आते जाते हैं और उनको भी यहीं आके सेटल होना है। तो है, कंपटीशन तो ज़रूर है, बट अगर आपकी चाह है डॉक्टर बनने की, अगर आपकी चाह है एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने की, जैसे ऑर्थोपेडिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, गायनेकोलॉजी या जो भी आपकी चॉइस है, और आप उसमें जी जान लगा के काम करोगे इंटरेस्ट भी और डिपेंड कर रहा है। इंटरेस्ट है आपका, और पेशेंट्स को अच्छी ट्रीटमेंट दोगे और अच्छे से बात करोगे, अपना रैप अप अच्छा बना के रखोगे पेशेंट के साथ में, तो फिर कोई काम आपको करते रोक हैं। नहीं सकता, फिर आपको आगे बढ़ना ही है।
सर फाइनली हमें बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट आपसे विदा लेना पड़ेगा। जी, और बहुत अच्छा लगा, आपने आपका कीमती समय हमें दिया है। शुक्रिया शुक्रिया। कुछ चीज़ें हमारे ऑडियंस से आपने शेयर की है, सो हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इन सब धन्यवाद चीज़ों को लेके। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बाय।